Hello everyone, so welcome back to a new video. So in this video we will continue the one shot series of environmental science theory into practice. तो ऑलरेडी मैंने एक वन शॉट वीडियो इस पे डाल रखा है. दिस इज द वन शॉट वीडियो विच इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन. सो इस वीडियो में ऑलरेडी मैंने यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 जो कि आपके सिलेबस में आ रहा है वो ऑलरेडी मैंने वन शॉट के थ्रू कवर करवा रखा है, जिसका कि लिंक इस वीडियो का आपको या तो डिस्क्रिप्शन या तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. तो पहले उस वीडियो को चेकआउट करो, देन इस वीडियो पे आना. सो इस वीडियो में आज हम लास्ट पार्ट जो हमारा एक यूनिट बचा हुआ है, यूनिट नंबर 7 दैट इज ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरमेंट, ये लास्ट यूनिट हम कवर करेंगे. इसके बाद हमारा जो एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 है, ये सिलेबस हमारा ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो ये यूनिट आज के इस वीडियो में हम ओवरऑल कंप्लीट करने वाले हैं. सो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए. वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट. सो जो भी आज के टाइम पे हम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इट इज लीडिंग टू इश्यूज लाइक डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर स्कार्सिटी, क्लाइमेट चेंज. डिस्पाइट एफर्ट्स किए जा रहे हैं टू इंकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल कंटिन्यूज टू प्लेस प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, बट एज द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज टेकिंग प्लेस, सो इट इज putting pressure on the natural resources. Currently, global population is over 7.5 billion और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट विल रीच 9 बिलियन बाई 2040 एंड 11 बिलियन बाई 21,000. इसी हिसाब से ये ग्रोथ होते रहा तो दैट विल एक्सीड द अर्थ कैरिंग कैपेसिटी. इतना अर्थ जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता, विच इज़ द एबिलिटी ऑफ द प्लानट टू प्रोवाइड इनफ रिसोर्सेज लाइक फूड, वाटर, एनर्जी फॉर its inhabitants. So overpollution is the root cause of various environmental, social and economic problems. नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ? तो देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट इज इन वेरियस फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर. सो फर्स्ट इज इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. सो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आ गए हैं, जैसे कि अब फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, मशीनरी यूज हो रहे हैं. सो दे हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फूड प्रोडक्टिविटी. फूड का प्रोडक्टिविटी इन सब मॉडर्न मीन से इंक्रीज हो गया है, एंड दिस सर्पल्स फूड हेल्प्स सपोर्ट लार्जर पॉपुलेशन. और ये जो फूड है, ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये हमें सपोर्ट करता है लार्जर पॉपुलेशन को. सेकंड इज डिक्रीज इन हेल्थ रेट्स एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी. नाउ अब मेडिकल एडवांसमेंट आ गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन आर अवेलेबल, वैक्सीन्स आर अवेलेबल, हेल्थ केयर सर्विसेज आर अवेलेबल. सो डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड डिक्रीज हो गया है. सो दिस हैज रिजल्टेड इन लॉन्गर लाइफ स्पैन्स एंड हायर पॉपुलेशन ग्रोथ. Third is advancement in science and technology, industrial revolution, scientific progress. They have created surplus resources and better living condition. Resources भी ज़्यादा available है because of this, and the living condition वो भी अब better हो गया. So they allow people to survive and prosper. Lack of awareness. वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में इवन जो अभी भी पब्लिक है वो इलिटरेट है, पोवर्टी है, वहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज है. सो दे डोंट नो कि ओवर पॉपुलेशन का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. अगर इस टाइप से अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होते रहा तो क्या इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, वो उनको पता ही नहीं. दे आर नॉट अवेयर. सो लिमिटेड अवेयरनेस एंड द यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स आर ऑल्सो कॉमन इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स. नाउ इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ. सो फर्स्ट इज क्या क्या इम्पैक्ट ये ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कर सकता है. तो पहले तो डिफॉरेस्टेशन, कि जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है सो डेफिनेटली दैट विल लीड टू द डिमांड फॉर फूड, हाउसिंग, एनर्जी. अब अगर इन सब डिमांड को, इन सब नीड्स को मीट करना है तो फॉरेस्ट जो है वो क्लीन किए जा रहा है फॉर एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. सो दिस डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस द प्लैनेट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, वर्सनिंग द क्लाइमेट चेंज. सेकेंड इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विच इज लीडिंग टू द डिस्टिंक्शन ऑफ, जिस वजह से प्लांट एनिमल स्पेसीज जो है वो उनका एक्सटिंक्शन होते जा रहा है. सो दिस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब्स, जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी का अगर आप लॉस करोगे तो जिस कारण से इकोसिस्टम पर भी प्रभाव पड़ेगा, एंड इट रिड्यूसेस द प्लैनेट्स बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. थर्ड इज अर्बनाइजेशन. तो जैसे जैसे पीपल जो अर्बनाइजेशन और पीपल क्या है, तो सिटीज़ में माइग्रेट होते जा रहे हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, कि उनका लिविंग कंडीशन बेटर हो, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले. अर्बन एरियाज जो है वो एक्सपैंड कर रहा है रैपिडली. सो दिस अर्बनाइजेशन डिप्लीट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड कॉज ओवर क्राउडिंग. धीरे धीरे सब सिटीज़ में मूव कर रहे हैं तो रिसोर्सेज डेफिनेटली जो है वो लिमिटेड हो रहा है, क्योंकि सबको बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, सबको बेटर रिसोर्सेज, लिविंग कंडीशन चाहिए. एंड इट इज काउजिंग ओवर क्राउडिंग इन द सिटीज़. पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रिजल्टिंग इन हेल्थ प्रॉब्लम्स. Fourth is industrialization. Industries such as those producing steel, cement, chemicals, they are established to meet the growing population need. However, ये सारी industries जो होती है, they contribute to land degradation, pollution, environmental damage. Toxic pollutants भी even release की जाती है in industries से, that also harm human health, especially respiratory system. फिफ्थ इज लैंड डिग्रेडेशन. सो ओवर यूज ऑफ लैंड अगर हम करेंगे फॉर इंटेंसिव फार्मिंग या फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो दैट कैन लीड टू सॉइल इरोजन, सैलिनाइजेशन, इवन डेजर्टिफिकेशन. सो
ये चेंजेस जो है दैट कैन रिड्यूस द लैंड्स एबिलिटी टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड अदर एबिलिटीज। सिक्स्थ इज वेस्ट जनरेशन। तो जैसे ही लार्ज पॉपुलेशन है दे विल डेफिनेटली प्रोड्यूस वेस्ट। तो वेस्ट का जो अमाउंट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वेदर इट इज अबाउट सॉलिड और लिक्विड वेस्ट विच पॉल्यूट्स लैंड वाटर और एयर। सो दिस वेस्ट पोजेसेस सीरियस रिस्क टू both environment and human health. Seventh is loss of fresh water. Overpopulation है तो that can lead to the overuse of surface और ground water. Population अगर ज़्यादा है तो definitely surface water और ground water जब वो ज़्यादा डिमांड में आएगा, क्योंकि water तो compulsory, वो तो सबको चाहिए. So creating water scarcity. So by 2025 it is estimated that two-thirds of the global population will face water shortage. Eight is climate change. So the excessive use of fossil fuels by large population release greenhouse gases into the atmosphere. अगर extensive use किया जाएगा fossil fuels का by large population तो that will release definitely greenhouse gases into the atmosphere और जो कि further contribute करेगा global warming में, extreme weather events में. Ninth is transport infrastructure. So अगर ट्रांसपोर्टेशन को एक्सपेंड किया जाए नेटवर्क टू सपोर्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन सो दैट विल रिलीज हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड. एडिशनली oil spills from ships harm marine ecosystem and biodiversity. Then it is decline in productivity. Environmental degradation affects economic productivity. For example, polluted water, degraded soil, ये reduce कर देता है agricultural output. While air pollution and poor sanitation leads to diseases that lower work efficiency. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, कि कौन कौन से मेजर्स और स्टेप हम ले सकते हैं ताकि पॉपुलेशन हमारा कंट्रोल में आए. तो पहला तो है हेल्थ एंड वेलफेयर. तो इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.3 बिलियन अर्जेंटली नीड्स इफेक्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन. इंडिया जिसमें कि ओवर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, उसको अर्जेंटली नीड है कि वो जल्दी से जल्दी एक्सटेंसिव पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स ले ताकि वो इन ओवर पॉपुलेशन के चैलेंजेस को फेस कर पाए. सो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं. लाइक पहला तो है मिनिमम एज ऑफ मैरिज. लाइक लॉ ऑफ इंडिया जो है वो सेट किया हुआ है कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज क्या होना चाहिए. सो इंडिया ने सेट कर रखा है अकॉर्डिंग टू इट्स लॉ कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज 21 होना चाहिए फॉर मैन एंड 18 फॉर वुमेन. इन्फोर्सिंग दिस लॉ स्ट्रिक्टली, ये लॉ जो है स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए और ये इस अवेयरनेस की तरफ फैलाना चाहिए थ्रू कैंपेन्स दैट कैन प्रिवेंट अर्ली मैरिजेस, रिड्यूसिंग रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. तो अर्ली मैरिज, अगर अर्ली मैरिज नहीं होगा तो पीपल विल बिकम मोर अवेयर, उनको पता चलेगा कि क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ये इस टाइप से रैपिड अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो इसका. तो सेकंड इज बेटर एजुकेशन. सो एजुकेशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन चेंजिंग सोसाइटल पर्सपेक्टिव. तो एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू डिले मैरिज. जो एजुकेटेड होते हैं डेफिनेटली दे अंडरस्टैंड कि मैरिज के कंसिक्वेंस वगैरह वो समझते हैं, या फिर पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है उसके भी कंसिक्वेंसेस वो समझते हैं. सो डेफिनेटली वो दे लाइकली टू डिले मैरिज, अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग मेथड्स एंड प्रेफर स्मॉलर फैमिलीज, दस कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ. थर्ड इज मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. अगर हम बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज दैट कैन इंप्रूव इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड. सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगा तो इट मोटिवेट्स फैमिली टू ऑप्ट फॉर फ्यूअर चिल्ड्रन. Fourth is family planning. So awareness about family planning, making contraceptive methods easily accessible. So this can help families to make informed decisions about the number of children they have. And fifth is incentives, like government. They can introduce financial benefit, tax relief, and workplaces and incentives to encourage the smaller family norms. कि small family norms जो है वो encourage हो, helping in population control efforts. Carbon footprint. So carbon footprint क्या है? So human activities के कारण द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जितना टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है वही है कार्बन फुटप्रिंट. डेली एक्टिविटीज जैसे ड्राइविंग, यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, फूड कंजम्पशन, ये सारे फैक्टर्स जो ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं टू इंडिविजुअल्स कार्बन फुटप्रिंट. हम लोग कार्बन फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सो देयर आर सेवरल वेज टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, लाइक बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स. सेकंड इज रिलाइंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल. हम लोग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज को इंस्टॉल करें, अपने होम्स को इंसुलेट करें टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक यूजेस. Now, another is consuming locally produced and organic food, like people and organization can also purchase carbon credits that support eco-friendly projects like tree planting, renewable energy investment, offsetting their emissions. Resettlement and rehabilitation of development project affects person. सो दे आर द मेजर कॉजेज जिससे डिस्प्लेसमेंट होता है. अगर लार्ज स्केल में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है लाइक बिल्डिंग डैम्स, माइनिंग और इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट, ये ऑप्टन जो है कम्युनिटीज को डिस्प्लेस करता है. अदर्स बिकॉज इंक्लूड नेचुरल डिजास्टर, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक दे कैन कॉज नेचुरल डिजास्टर्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, डिक्लेयरिंग एरियाज एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क. सो पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, इंडिया का जो रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में और इसको अपडेट किया गया था 2007 में. बेसिकली इसका एम है टू प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन एंड टाइमली री लोकेशन फॉर डिस्प्लेस्ड फैमिलीज, की जो भी फैमिली डिस्प्लेस हुई है फॉर द लार्जर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सो उनको फेयर कंपनसेशन देना और टाइमली री लोकेशन करना उनका.
This policy ensures the inclusion of affected families, the state government, and other stakeholders in drafting and implementing resettlement plan. सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज भी कंडक्ट किए जाते हैं फॉर ताकि पता कर सके कि वो लोग को क्या उनका क्या क्या नीड है और क्या क्या चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं. सो व्हाट आर द चैलेंजेस? सो जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट कैन लीड टू सोशल इकोनॉमिक हार्डशिप, लाइक फैमिलीज जो है उनकी लाइवलीहुड चली जाती है और कम्युनिटीज जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं और उनके लिए न्यू एनवायरनमेंट में अडाप्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ RNR प्लान इज क्रूशियल टू मिनिमाइज दीज चैलेंजेस एंड इंश्योर सस्टेनेबल रिहैबिलिटेशन. नाउ अब इसमें बोला गया कि सीएनजी व्हीकल इनिशिएटिव इन दिल्ली, इसमें सीएनजी व्हीकल इनिशिएटिव इन दिल्ली लिया गया था, उसके बारे में पढ़ना है. सो दिल्ली जो है वो सीवियर एयर पॉल्यूशन फेस कर रहा है ड्यू टू ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज. सो इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने सीएनजी का यूज जो है वो मैंडेट कर दिया व्हीकल्स स्पेशली फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ये ऑर्डर जो था सुप्रीम कोर्ट ने दिया 1998. So what are the benefits of CNG? So environment protection. CNG एक cleaner है than traditional fuels like petrol, diesel. So ये harmful emission को reduce करता है. Second is sustainability. So it can mix with biomethane from renewable sources और ये उसको और greener energy option बनाता है. Cost effective है, like CNG जो है वो ज़्यादा affordable है than petrol, diesel in long run. बट सीएनजी का कुछ लिमिटेशन भी है, लाइक स्टोरेज इशू हो जाता है. सीएनजी को हाई प्रेशर सिलेंडर्स की जरूरत होती है दैट टेक अप मोर स्पेस कंपेयर टू ट्रेडिशनल फ्यूल टैंक्स. दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, लाइक लिमिटेड सीएनजी फिलिंग स्टेशन कम अवेलेबल है, इस वजह से उसका वाइड स्प्रेड यूज नहीं हो पा रहा है. इनिशियल कॉस्ट, लाइक इनिशियली अगर सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल में हम ट्रांजिशन करते हैं तो इनिशियली इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है. इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया इंट्रोडक्शन. सो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया ये सारे पावरफुल एग्जाम्पल है ऑफ हाउ कम्युनिटीज़ यूनाइट टू प्रोटेक्ट नेचर एंड देयर राइट्स. ये सारे मूवमेंट्स जो है दे फोकस ऑन द क्रूशियल इशूज लाइक प्रिजर्विंग फॉरेस्ट, सेफ गार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, इंश्योरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. सो ये सिर्फ इन्वायरमेंट तक ही सीमित नहीं है, दे ऑल्सो एम टू इम्प्रूव पीपल्स quality of life by recognizing the right to access and control their resources. These movement also attracted global attention in 1972. बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस भी हुए इन मोमेंट्स के ऊपर. ओवर टाइम ये सारे एफर्ट्स जो थे दे इवॉल्व्ड इनटू लार्जर ग्रीन मूवमेंट्स एंड दैट एम्फेसाइज सस्टेनेबिलिटी एंड जस्टिस बोथ ग्लोबली एंड इन इंडिया. अब आपको मोमेंट्स पढ़ने हैं, जैसे कि पहला है बिश्नोई मूवमेंट प्रोटेक्टिंग सैक्रेड ट्रीज. तो प्रोटेक्टिंग सैक्रेड ट्रीज, इससे आप इस कोड वर्ड से याद रख सकते हो कि ये मोमेंट किसके ऊपर है. सो ये एक अर्लीस्ट इन्वायरमेंटल मोमेंट है जो कि इंडिया का है. तो बिश्नोई मोमेंट में क्या हुआ था, ये राजस्थान में स्टार्ट हुआ था इन 1700s. इसको लीड किया था अमृता देवी, हु अलॉन्ग विद 366 बिश्नोई विलेजर्स दे बेसिकली sacrifice their life to protect sacred खेजरी trees from being cut down by the soldiers. सोल्जर्स उन ट्रीज को काट रहे थे, दैट ट्रीज वाज सेक्रेड, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अमृता देवी अलॉन्ग विद 363 बिश्नोई विलेजर्स दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ. इस एक्ट को बेसिकली एक्ट ऑफ ब्रेवरी कंसिडर किया जाता था एंड दिस वाज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ गुरु महाराज जाम्बाजी. और इन्होंने ये बताया था द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ. ये जो मूवमेंट है बेसिकली इट कंपेल्ड द किंग टू स्टॉप लॉगिंग ऑपरेशंस एंड डिक्लेयर्ड बिश्नोई स्टेट एज प्रोटेक्टेड एरिया. किसने फाइनली इस लॉगिंग ऑपरेशन को बंद किया और उन्होंने बिश्नोई विलेज को एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया. सो दिस लेजिस्लेशन स्टिल प्रोटेक्ट रीजन्स नेचुरल रिसोर्सेज टुडे. आज भी ये लेजिस्लेशन जो है उनके नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है एंड सर्व्स एज अ टाइमलेस एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल स्पिरिचुअल कमिटमेंट. नेक्स्ट चिपको मोमेंट. तो चिपको मोमेंट में आपको इस याद रखना है हगिंग ट्रीज फॉर प्रोटेक्शन. सो ये मोमेंट जो था स्टार्ट हुआ था 1973 में. सो इसमें क्या हुआ था कि विलेजर्स एंड दे वेर लेड बाय इन्वायरमेंटलिस्ट सुरेंद्र लाल बहुगुना एंड वुमेन लाइक गौरी देवी, दे वेर द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट. एंड फिजिकली इन लोगों ने क्या किया था, तो हक किया था ट्रीज को टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट बाय कॉन्ट्रैक्टर्स. और ये जो इनिशिएटिव था दिस हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, मेंटेनिंग रेनफॉल, इंश्योरिंग फ्रेश एयर. वुमेन ने इस मोमेंट में क्रूशियल रोल प्ले किया था. दे टाइड सेक्रेड थ्रेड, उन्होंने सेक्रेड धागा जो था ट्री के ट्रंक पे बांधा था एज अ साइन ऑफ प्रोटेक्शन. सो देयर persistence led to national attention. So this moment attracted national attention. और इवन प्रोटेस्टर्स जो थे उनको पुलिस एक्शन भी फेस करना पड़ा था. इवेंचुअली गवर्नमेंट जो थी इनके इनिशिएटिव के एफर्ट्स को एक्नॉलेज की, पीपल के डिमांड को सुनी और इंश्योर की कि फॉरेस्ट को जो प्रोटेक्ट किया जाएगा. और चिपको मूवमेंट जो था एक सिंबल बन गया ऑफ इकोलॉजिकल अवेयरनेस एंड लोकल एम्पावरमेंट. सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट प्रिजर्विंग केलराज फॉरेस्ट. सो सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट जो था इसको लॉन्च किया गया था 1970s में टू प्रोटेक्ट साइलेंट वैली. साइलेंट वैली क्या है, तो अनटच्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन केरला फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय proposed हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कारण इस साइलेंट वैली मतलब इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, इसको यूज किया जा रहा था फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. सो बहुत सारे एक्टिविस्ट इवन एनजीओज जो थे इंक्लूडिंग द केरला
शास्त्र साहित्य परिषद, इवन पोएट सुगाथा कुमारी, इन सारे लोगों ने इस प्लान को अपोज किया। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था इसको अपोज किया, विच थ्रेटन्ड द सबमर्ज द फॉरेस्ट। और उन्होंने इस पब्लिक प्रेशर में आके उस टाइम किसकी सरकार थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने इस वैल्यू को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया इन 1981 एंड इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर 1985 में इस एरिया को डिजाइन किया गया एज अ साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क के रूप में इसको रखा गया एज प्रिजर्विंग इट्स यूनिक बायोडाइवर्सिटी, एंड नाउ इसकी यूनिक बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इन सारे एनवायरमेंटल मोमेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है इन इंडिया? तो ये सारे मोमेंट जो थे, इन्होंने दिखाया कि कैसे ऑर्डिनरी पीपल वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस ला सकते हैं। ये हाईलाइट करता है द कनेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस। इट ऑल्सो एम्फेसाइजेज द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके ये सारे एफर्ट जो थे सिर्फ नेचर को ही सेफगार्ड नहीं किए, बट ये ऑल्सो इंश्योर किए कि मार्जिनाइज कम्युनिटीज को भी एक्सेस है टू देयर रिसोर्सेज, दे डिपेंड फॉर देयर सर्वाइवल ऑन इट। द बिश्नोई चिपको एंड सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट, दिस सर्व्स एज इंस्पायरिंग एग्जांपल ऑफ हाउ कैसे डिटर्मिनेशन और यूनिटी जो है दैट कैन लीड टू पॉजिटिव एनवायरमेंटल चेंज। नेक्स्ट इज एपिको मूवमेंट, अ साउथर्न कॉल फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। सो एपिको मूवमेंट जो था ये स्टार्ट हुआ था 1983 में कर्नाटका के उत्तरा कन्नडा और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में एज अ ग्रास रूट कैंपेन। बेसिकली इसका एम था टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, फॉरेस्ट को बचाना फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। सो ये इंस्पायर्ड था बाय चिपको मूवमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। एपिको मूवमेंट जो था उसको लोकली कहा जाता था एपिको चालुवाली, जिसका मीनिंग होता है हग द ट्रीज। तो ये जो मोमेंट था इसको गाइड किया था पंडुरंग हेग्स ने, हु प्लेड अ वाइटल रोल इन फैसिलिटेटर, और उन्होंने अवॉइड किया था फॉर्मलाइजिंग द मोमेंट अंडर अ सिंगल लीडर और ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन गोल इस मोमेंट का क्या था, was to stop the cutting of trees by contractors of the forest department which threatened the ancient livelihood of the local communities, क्योंकि अगर फॉरेस्ट ही नहीं देगा तो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज किन पर डिपेंड होगी। सो विलेजर्स फिजिकली embrace the trees to prevent their felling. This movement also worked to reforest degraded land and introduce alternative energy sources to reduce dependency on the forest. Innovative methods like street plays, फुट मार्चेस, फॉल डांस, स्लाइड शोज, ये सब किए गए ताकि वो अवेयर करे पीपल को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। एपिको मूवमेंट अचीव्ड इट्स गोल बाय ड्राइंग अटेंशन टू इकोलॉजिकल एंड सोशल consequences ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट सक्सेस स्टोरी इन इंडियाज एनवायरमेंटल हिस्ट्री। नर्मदा बचाओ आंदोलन, फाइटिंग फॉर राइट्स एंड एनवायरमेंट। सो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था ये स्टार्ट हुआ इन द लेट 1970s और ये मोमेंटम गेन किया इन 1985 में, से मोर फंक्शनिंग हुआ इन 1985। वॉज अ सोशल एंड एनवायरमेंटल मोमेंट। सो ये एक सोशल एनवायरमेंटल मोमेंट था। इसका मेन गोल था टू ओपोज लार्ज डैम्स ऑन नर्मदा रिवर्स। रिवर फ्लो थ्रू गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नर्मदा रिवर जो फ्लो करता है थ्रू गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। द मोमेंट वॉज spearheaded by Megha Patkar and supported by Baba Amte, tribal communities, farmer, environmentalist and human right activities. तो इतने सारे लोगों से ये हेड और सपोर्ट किया जा रहा था। Initially, नर्मदा बचाओ आंदोलन focused on the displacement of thousands of people due to the construction of Sardar Sarovar Dam. इनिशियली नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था बेसिकली फोकस किया कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल का डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वहाँ पे सरदार सरोवर डैम बन रहा था तो उस वजह से डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे कॉज हुआ। प्रोटेस्टर्स हाईलाइट द लैक ऑफ प्रॉपर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट फॉर दोज डिस्प्लेस। और इस जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने बताया कि कैसे उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, कैसे उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन मीन्स जो फेयर उनको कंसल्टेशन देना था या फिर टाइमली रीलोकेशन का करना था वो उनको नहीं किया जा रहा। ओवर द टाइम ऑल्सो रेस्ड कंसर्न्स अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द डैम, कि कैसे डैम का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, की कैसे इकोसिस्टम जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे वो डिस्ट्रॉय करता है। एक्टिविस्ट जो थे वो डिमांड किए कि जो डैम का हाइट है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, 130 मीटर से 88 मीटर कर दिया जाए टू मिनिमाइज डिस्प्लेसमेंट एंड इकोलॉजिकल डैमेज। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो ग्लोबल अटेंशन भी लिया, लीडिंग टू द वर्ल्ड बैंक विड्रॉइंग इट्स फंड फॉर प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक जो थी वो भी फंड इस प्रोजेक्ट के लिए दी। However, in 2000, the Supreme Court allowed the dam construction to proceed with maximum height of 90 मीटर। तो फर्दर जो थी सुप्रीम कोर्ट 2000 में डैम प्रोजेक्ट को मतलब कि उसको कंस्ट्रक्ट करने का परमिशन दी, बट डैम का जो हाइट था वो 90 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्स हाइट 90 मीटर ही होना चाहिए, विच वॉज लोअर दैन द ओरिजिनल प्रपोजल बट हायर दैन द एक्टिविस्ट डिमांड। एक्टिविस्ट जो डिमांड कर रहे थे 88, उससे तो डेफिनेटली ये ज़्यादा था, बट जो ओरिजिनली डैम कंस्ट्रक्ट होते थे 130 मीटर्स के उनसे एटलीस्ट ये कम था।
जो है नियरली अब कंप्लीट होने को है, एंड लार्जली इट इज़ फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द मार्केट बोरोइंग्स। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? सो डिजास्टर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम डिजास्टर के लिए प्रिपेयर करते हैं, डिजास्टर को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे डिजास्टर से रिकवर होते हैं। दैट इज अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। सो एक डिजास्टर एक इवेंट है दैट कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड द एनवायरमेंट। इवन ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम चला जाता है कि इवन इट goes beyond the ability of the affected community to handle on its own। वो खुद से हैंडल नहीं कर पाता, इतना बियॉन्ड उसका एबिलिटी चला जाता है। सो दिस इवेंट कैन बी नेचुरल, ये नेचुरल भी हो सकता है सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स। इवन ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकता है लाइक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडिया की जो जोग्राफिकल सब कॉन्टिनेंट है वो ही उसको इतना ज़्यादा वीक बना देती है टू prone to disasters like droughts, flood and landslides। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो फोकस करता है ऑन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ दीज इवेंट्स, कि कैसे इसके इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं थ्रू इफेक्टिव प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप्स टू मिनिमाइज हार्म काउज्ड बाय द डिजास्टर। डिजास्टर से जो भी हार्म हुआ है उसको हम कैसे कौन कौन सा स्टेप्स लेके उसके हार्म को मिनिमाइज कर सकते हैं। सो पहले तो प्रिवेंशन, हमें अवॉइड और रिड्यूस करना है कि डिजास्टर होने के चांसेस को हमें अवॉइड और रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। पहले से हमें तैयार रहना है कि हम डिजास्टर को कैसे हैंडल कर पाएंगे थ्रू ट्रेनिंग और प्लानिंग। टेकिंग, हमें इमीडिएट एक्शन लेना है कि अगर डिजास्टर आ रहा है तो हम कैसे लोगों की लाइफ बचा सकते हैं या फिर लोगों को कैसे रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमें कम्युनिटीज़ को हेल्प करना है टू रीबिल्ड आफ्टर डिजास्टर। कि डिजास्टर हो गया बट उसके बाद हमें उनको रीबिल्ड करने में कम्युनिटीज़ को हेल्प करना है। सो ये जो प्रोसेस है, इट बेसिकली रिक्वायर्स कोलैबोरेशन अमॉन्ग वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिस्ट, वॉलंटियर्स, लोकल कम्युनिटीज़। डिजास्टर्स जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, ये लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन्स, ड्राउट, फॉरेस्ट फायर्स कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस। ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स बेसिकली आर रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज, लाइक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्ट्रेशन। थर्ड इज कंबाइंड डिजास्टर। सो इन मॉडर्न टाइम में बेसिकली ये नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर दोनों कंबाइंड वे में एक्ट करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंसिंग जो फ्लड या फिर जो स्टॉर्म का जो जितना लेवल है टू कॉज डिजास्टर, उसके सेवियरिटी को, उसके एबिलिटी को और ज़्यादा कर देते हैं ताकि वो और ज़्यादा हार्म कॉज करे टू द ह्यूमन बींग्स। प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग। सो प्रिपेयर्डनेस और प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिपेयर्डनेस मीन्स गेटिंग रेडी कि हम उस डिजास्टर को पोटेंशियल के साथ फेस कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग इमरजेंसी प्लान्स, ट्रेनिंग पीपल, इंश्योरिंग रिसोर्सेज की फूड, वाटर, मेडिकल सप्लाईज ये सब अवेलेबल हो जब ज़रूरत हो। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होने चाहिए टू ट्रेन टू हैंडल लोकल इमरजेंसीज। प्रिपेयर्डनेस ऑल्सो इंक्लूड सेटिंग अप अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि पहले से लोगों को वार्न कर दो कि डिजास्टर आ सकता है, पहले से अपने पहले से प्रिपेयर्ड रहो एंड इवन आप लोग सारे इमरजेंसी प्रोविजंस लेके सेफ जगह पे चले जाओ या फिर सेफ रहने की कोशिश करो। एंड ऑल्सो एजुकेटिंग कम्युनिटीज ऑन इवैक्यूएशन प्लान्स। पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, की डिजास्टर के बाद कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। So basically it focuses on helping communities recover after disaster। So इसमें भी कुछ की एक्टिविटीज इंक्लूड है लाइक रेस्क्यू ऑपरेशंस, सेविंग पीपल ट्रैप, जो भी पीपल फंस चुके हैं या फिर इंजर्ड है डिजास्टर में उनको सेव करना, उनको रेस्क्यू करना। रिलीफ एफर्ट्स लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिकल एड प्रोवाइड करना टू अफेक्टेड पीपल। रिहेबिलिटेशन लाइक रीबिल्ड करना डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, रीस्टोर करना नॉर्मल लाइफ। सो दिस फेज ऑल्सो इन्वॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम द डिजास्टर टू इम्प्रूव फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस। इंपॉर्टेंस ऑफ मिटिगेशन। सो मिटिगेशन रेफर करता है टू लॉन्ग टर्म मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजास्टर, के कौन कौन सा लॉन्ग टर्म मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि हम इस डिजास्टर के इफेक्ट को रिड्यूस कर पाए। इट इंक्लूड्स एक्शंस लाइक बिल्डिंग फ्लड रेसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे फ्लड रेसिस्ट हो, क्रिएटिंग डिजास्टर रिजिलियंट कम्युनिटीज, इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्टर बिल्डिंग कोड्स। सो मिटिगेशन इंश्योर्स दैट द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर डिजास्टर इज लेस सीवियर। तो उसका जो इम्पैक्ट हो वो लेस सीवियर हो, उतना ज़्यादा इफेक्ट को कॉज ना करे। फॉर इंस्टेंस प्लांटिंग ट्रीज कैन रिड्यूस लैंड, जैसे कि हम ज़्यादा ट्री प्लांट करेंगे तो इट कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड, स्ट्रेंथनिंग रिवर बैंक एंड प्रिवेंट फ्लड। सो ये लॉन्ग टर्म पे फोकस करता है कि कौन कौन से लॉन्ग टर्म मेजर्स हो सकते हैं ऐसे जो कि डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करें। सो गोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, की डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या गोल है? तो प्राइमरी गोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग की इशूज ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर, की डिजास्टर के टाइम और डिजास्टर के बाद कौन कौन से इशूज हैं उनको एड्रेस करना, उनको आइडेंटिफाई करना। सेकंड इज एस्टैब्लिशिंग पार्टनरशिप बिटवीन, क्योंकि देखो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है। तो ये इंडिविजुअली तो किया नहीं जा सकता इंडिविजुअल लेवल पे, तो इसमें पार्टनरशिप की ज़रूरत है बिटवीन गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज़, ताकि ये कोलैबोरेटिव वे में वर्क करे। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर रिकवरी एंड लॉन्ग टर्म रिस्क रिडक्शन। मैनेजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली फॉर बोथ इमीडिएट रिलीफ एंड लॉन्ग टर्म रीबिल्डिंग। रिसोर्सेज को मैनेज करना एफिशिएंटली ताकि इमीडिएट तो रिलीफ आप पहुंचा ही सको अफेक्टेड पर्सन को, बट लॉन्ग टर्म रीबिल्डिंग में भी आप कंट्रीब्यूट कर पाओ। प्रिपेयरिंग कम्युनिटीज टू हेल्प
फ्यूचर डिजास्टर्स, आपको कम्युनिटीज को भी प्रिपेयर करना है ताकि फ्यूचर डिजास्टर को हैंडल कर सको। सो इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट की जरूरत है। इट इन्वॉल्व्स मल्टी डिसिप्लिन, लाइक साइंटिस्ट भी होने चाहिए, प्लानर होना चाहिए, वॉलंटियर होना चाहिए, गवर्नमेंट होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, तभी ये वर्क कर पाएगा। लाइक साइंटिस्ट जो है वो रहेंगे तो इट विल प्रोवाइड, पहले से ही वो फोरकास्ट करेंगे, वार्निंग देंगे, तो पीपल पहले से अवेयर रहेंगे कि अच्छा वो प्री प्लान रहेंगे कि अच्छा ये चीज़ होने वाला है। प्लानर्स रहने चाहिए ताकि वो सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर सके, वॉलंटियर्स रहने चाहिए ताकि वो असिस्ट कर पाए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल ये साथ में वर्क करते हैं टू इंश्योर एफिशिएंट डिजास्टर रिस्पॉन्सेज। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट पहले लीड लेती है डिजास्टर्स में, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट स्टेप्स इन फॉर लार्ज स्केल इवेंट्स। नाउ यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है फ्लड मिटिगेशन एंड एग्जांपल से आपको समझना है। तो फ्लड का पहली बात तो कॉजेस क्या है इंडिया में। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइक हैवी रेनफॉल, इनएडिक्वेट रिवर बैंक कैपेसिटी। रिवर बैंक कैपेसिटी का उतना कैपेसिटी नहीं है रिवर बैंक में, सो दैट कैन लीड टू ओवरफ्लो, इरोजन ऑफ रिवर बैंक, लैंडस्लाइड, ओवरस्टिंग फ्लो, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, डिफॉरेस्टेशन। सो ये सारे कॉजेज हैं। नाउ फ्लड क्या करता है, सो फ्लड कैन डैमेज होम्स, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, दे कैन डिस्टर्ब लाइव्स, पर्टिकुलरली जो लो लाइंग रूरल एरियाज में रहते हैं वहाँ पे वो ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकते हैं, लीडिंग टू इकोनॉमिक एंड सोशल हार्डशिप्स। मिटिगेशन मेजर्स क्या क्या हम ले सकते हैं, लाइक पहले हम लोग स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात करें तो वी कैन बिल्ड डैम्स, रिजर्वियर्स, embankments to manage water flow. Even we can improve drainage channels to reduce flooding. और non structural measures में we can implement floodplain zoning to regulate land use. We can maintain wetlands to absorb excess water, की ज़्यादा water जो है wetland absorb कर ले. We can enhance forecasting systems कि पहले से people को aware कर दे, and provide timely warnings. पोस्ट फ्लड मैनेजमेंट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फ्लड तो आ गया, उसके बाद का हम लोग क्या कर सकते हैं। सो अगर फ्लड आ गया तो हम लोग स्विफ्ट एक्शन की जरूरत पड़ती है टू रीस्टोर नॉर्मल लाइफ, हम लोग फिर से रीस्टोर कर पाएँ। सो वी कैन रिपेयर रोड्स, पावर लाइन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, provide food, water, shelter, and healthcare to affected people, rebuild homes and support agricultural recovery, prevent diseases, outbreaks through sanitation measures. नाउ अर्थक्वेक का एग्जांपल दिया गया, तो कॉजेज और इम्पैक्ट क्या अर्थक्वेक का। सो अर्थक्वेक एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है इन द अर्थ क्रस्ट। सो इट इज काउज्ड बाय टेक्टोनिक प्रोसेसेस। ये जो एनर्जी है दैट इज उसका रिलीज क्यों अकर करता है, इट अकर्स व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स विच आर मैसिव स्लैब्स ऑफ रॉक, दे आर बेसिकली द स्लैब्स ऑफ रॉक बेनेथ द अर्थ सरफेस। सो ये एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर जाती है एट हाई स्पीड। हाई स्पीड से जब एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती है तो इट लीड्स टू अर्थक्वेक। So certain regions such as Assam, Himalayan belt in India are more prone to earthquake due to their location. अपने लोकेशन के कारण ये ज़्यादा prone है to earthquakes because they are near tectonic plate boundaries. अर्थक्वेक का इंटेंसिटी है उसको मेजर किया जाता है इन रिचर स्केल, बट उनको प्रिडिक्ट करना it is still a challenge. While earthquake themselves are not directly caused, earthquake basically directly तो death cause नहीं करता, but basically जैसे वो collapse करता है तो collapse of poorly constructed buildings, building जो poorly construct की गई है, they can lead to those deaths. So constructing earthquake resistant homes can save lives, but ये बहुत ज़्यादा expensive हो सकता है, often difficult हो सकता है for economically weaker countries. Government and NGOs must collaborate to ensure resilient infrastructure. Even वो public को educate कर सकते हैं, safety measures बता सकते हैं, and can assist in disaster management effort. तो प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है अर्थक्वेक। सो साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक बाय ऑब्जर्विंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट सच एज, पहले तो वो लोग देखते हैं लैंड डिफॉर्मेशन, टिल्ट बिफोर द अर्थक्वेक, इंक्रीज स्मॉल ट्रेमोर्स लाइक फोर शॉक बिफोर मेन क्वेक, चेंज इन द स्पीड ऑफ सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स में कौन कौन से चेंज आ रहे हैं, रिड्यूस ग्राउंड रेसिस्टिविटी एंड इंक्रीज लेवल ऑफ रेडॉन गैस। सो ये सारे से प्रेडिक्ट किया जा सकता है अर्थक्वेक। साइंटिस्ट इन सब अटेम्प्ट्स को लेके प्रेडिक्ट करते हैं अर्थक्वेक को, इन सारे चेंजेस को वो ऑब्जर्व करते हैं। साइक्लोन्स, सो साइक्लोन्स जो है एक पावरफुल स्टॉर्म है दैट इज फॉर्म्ड ओवर ओशन, ओशन के ऊपर फॉर्म होता है ड्यू टू इंटेंस डिप्रेशन इन द एटमोस्फेयर। वंस फॉर्म साइक्लोन जो है वो लैंड के टुवर्ड्स ट्रैवल करता है विच कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। इंडिया विद इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 5700 किलोमीटर्स, इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है तो 5700 किलोमीटर्स, सो इज पार्टिकुलरली very prone to cyclones, spacely along the eastern coast where 80% of cyclones occur. So 80% of cyclone eastern coast में होते हैं, that is the very prone area to cyclones. So cyclones usually hit during April and May and October, December, causing destruction to infrastructure, crops, livestock, human lives. So what are the management and mitigation? So managing cyclones involve reducing their impact. So कैसे मैनेज कर सकते हैं, बेसिकली उसके इम्पैक्ट को कम करके, लाइक अंडरस्टैंडिंग साइक्लोन फॉर्मेशन बिहेवियर, कैसे साइक्लोन फॉर्मेशन होता है उसका बिहेवियर हम लोग समझ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं पहले कि साइक्लोन आने वाला है वाइल दे आर स्टिल एट शी, प्रेडिक्ट कर सकते हैं उनका रास्ता क्या, उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, वार्न कर सकते हैं और टू कम्युनिटीज पहले से उनको वार्न कर देंगे, पहले से उनको अवेयर कर देंगे, प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स आफ्टर साइक्लोन, इंटीग्रेट कर सकते हैं डिजास्टर पॉलिसीज इनटू डेवलपमेंट प्लानिंग। Now, preventive measures include installing early warning system, building cyclone shelters, permanent housing, develop कर सकते हैं strong communication network. We can educate communities about land use planning. Now, landslides.
सो लैंडस्लाइड्स आर द नेचुरल डिजास्टर इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ रॉक। इसमें रॉक का मूवमेंट होता है, सॉइल डेब्रीज डाउन स्लोप, स्लोप से ये मूवमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड्स। थ्रू ये जो है मेनली माउंटेनियस रीजन पे अकर करता है, लाइक हिमालयाज, एंड आर ट्रिगर्ड बाय फैक्टर्स सच एज हेवी रेनफॉल, स्नो मेल्ट, अर्थक्वेक। इन सबसे वो ट्रिगर होकर लैंडस्लाइड्स होते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन। इसके मेन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? हेवी रेन्स और स्नो मेल्ट, सैचुरेटिंग द सॉइल, अर्थक्वेक हो सकता है, इंड्यूस स्लोप इनस्टेबिलिटी, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, डिस्पोजिंग लूज मटेरियल, ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकते हैं सच एज ब्लास्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सो व्हाट कैन बी द प्रिवेंटिव मेजर्स? सो इट इज ड्रेनेज कंट्रोल टू मैनेज वाटर फ्लो। प्रॉपर ड्रेनेज कंट्रोल होना जरूरी है ताकि वाटर फ्लो को ये मैनेज कर पाए। erosion prevention through tracing, bamboo dams, netting, रॉक फॉल मैनेजमेंट बाय प्लांटिंग वेजिटेशन, कंस्ट्रक्शन, रिटेनिंग वॉल्स। प्रमोट कर सकते हैं हम लोग फॉरेस्ट्रेशन, रेस्ट्रिक्टिंग डिफॉरेस्ट्रेशन, रिड्यूस कर सकते हैं पॉपुलेशन एक्सपोजर टू लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज की वहाँ पे जो पॉपुलेशन हो वहाँ पे वो डेफिनेटली वहाँ से पॉपुलेशन रिड्यूस हो ताकि वो लोग लैंडस्लाइड से बच के रहे। एंड इम्प्लीमेंट फिजिकल कंट्रोल्स कैन सिग्निफिकेंटली मिनिमाइज रिस्क। Now, what is tsunami? So, tsunami एक series है of giant waves caused by sudden movement of the sea floor. So, sudden movement होता है sea floor पे and then it causes giant waves. So, ये word जो tsunami है, it comes from Japanese, which su means harbor and nami means waves. So, these waves are triggered by events like undersea earthquake, आ गया, या volcanic eruption हुआ और submarine landslide हुआ, then tsunami is caused. So, when ocean floor shift abruptly, it displaces a large volume of water, creating waves. जैसे waves create होते हैं that travel across the ocean at high speeds and sometimes as fast as 80 kilometers per hour, similar to a jet plane. So ये सारे waves जैसे approach करते हैं shallow coastal water, they slow down but grow in height after reaching up to 30 meters. So the immense energy and the size of wave cause destruction to building and infrastructure and the natural landscapes. So the challenges in responding to tsunamis. So lack of preparedness. बहुत सारे एरियाज में पीपल अब अनअवेयर होते हैं ऑफ द डेंजर ऑफ सुनामी एंड डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। पता नहीं होता कि सुनामी को हम रिस्पॉन्ड कैसे करें। सो विदाउट वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर प्लान्स वो फेल कर जाते हैं टू मूव टू अ सेफर एरियाज इन टाइम। वाइड स्प्रेड डैमेज, सुनामीज डिस्ट्रॉय क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड्स, पावर सप्लाईज, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, मेकिंग रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। इवन हॉस्पिटल्स भी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं इसमें। लॉस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स लाइक मेनी कम्युनिटीज लॉस्ट इंडिविजुअल्स विद essential skills, need for recovery and development, further showing the rebuilding process. Dealing with natural disasters, so impact of natural disasters like जैसे कि tsunami strikes unexpectedly, वो unexpectedly आता है, disrupting lives and economies. So they require the involvement of various agencies including police, health service. इसमें बहुत सारे various agencies का requirement जैसे police, health service, fire department, transport authorities, ताकि relief और rehabilitation efforts manage हो पाए। coordinated response की ज़रूरत है। The effectiveness of disaster management depends on how well government and the organizations prepare and coordinate emergency procedures. Proper planning की ज़रूरत है and practice can significantly reduce the impact of such events. लेशंस फॉर सुनामी प्रिपेयर्डनेस, हमें क्या क्या लेशंस लेने की ज़रूरत है? लाइक हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत है। इंस्टॉलिंग सिस्टम्स टू डिटेक्ट अंडर सी एक्टिविटी कैन सेव लाइफ्स बाय गिविंग पीपल टाइम टू इवैक्यूएट, कि पहले ही पीपल अवेयर हो जाए कि अच्छा ये एक्टिविटी हो रहा है तो सुनामी के आने के चांसेस और पहले वो सेफ एरियाज में चले जाएं, पहले से वो अवेयर रहें। Community awareness, educating people about natural signs of tsunami like receding water can help them react quickly. Third is resilient infrastructure, like building tsunami resilient structures can minimize damage. Emergency coordination like government and relief agencies must work together. उनको साथ में काम करना चाहिए ताकि वो इंश्योर करे कि टाइमली इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स लिया जा रहा है। सो अगर बाय इन्वेस्टिंग इन दीज प्रिपेयर्डनेस एंड एजुकेशन, ये जो इफेक्ट है सुनामी का उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है एंड सेविंग लाइफ्स एंड प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने ओवरऑल अब तक सारा यूनिट कवर कर लिया है एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।